हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने स्टडी चैनल स्टडी विद @p में। आज हम केमिस्ट्री के रासायनिक बलगतिकी, जैसा कि एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर में, कुछ आगे का पार्ट पढ़ेंगे। हमने बताया भी था कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर हम 5 से 6 कम से कम पार्ट में पढ़ेंगे, 5 से 6 वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला वीडियो हमने बताया था, पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ी थी, रासायनिक बलगतिकी का पार्ट, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसकी परिभाषा, अभिक्रिया का वेग, इतना पढ़ा था। और वेग, अभिक्रिया की औसत वेग कैसे निकाला जाता है ये भी पढ़ा था। जैसे कोई अभिक्रिया है, इस प्रकार से कोई अभिक्रिया R से P लिखा हो, इधर इधर अभिकारक है, इधर क्या होते हैं, इधर उत्पाद होते हैं, इधर अभिकारक होते हैं, और इधर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो इतना हमने बताया था। तो इनकी औसत वेग किससे लिखा, कैसा निकाला जाएगा, तो औसत वेग बराबर, औसत वेग को दर भी कहते हैं, औसत वेग बराबर इधर वाले माइनस में लिखे जाएंगे और इधर वाले प्लस में लिखे जाएंगे। तो माइनस का डेल्टा R, डेल्टा आगे लगा देंगे, डेल्टा ब्रैकेट में R अपान में डेल्टा ब्रैकेट में T लगा दो या डेल्टा T। ऐसे ही ये प्लस में वैल्यू लिखी जाएगी, प्लस का डेल्टा P अपान में डेल्टा T। तो ये औसत वेग है। या ऐसे तो एक अभिक्रिया हमने ऐसे लिख दी, मान लो अभिक्रिया ऐसे लिखी हो, N1A प्लस N2B इक्वल टू में M1C प्लस M2D, ऐसे कैसे अभिक्रिया लिखी हो, तो कैसे लिखोगे औसत वेग, तो औसत वेग उसको भी वैसे ही नोट करोगे, औसत वेग बराबर सेम तरीका जब हमने बताया था, इधर वाले मान माइनस में, इधर वाले मान प्लस में। तो क्या होगा, ये वाले अपान में आ जाएंगे, तो औसत वेग बराबर 1/N1, वो भी माइनस में, 1/N1 माइनस में डेल्टा A अपान में डेल्टा T माइनस का 1 में N2 डेल्टा B अपान में डेल्टा T, इधर वाले प्लस में प्लस का 1 M1 डेल्टा C अपान में डेल्टा T प्लस 1 में M2 डेल्टा D अपान में DT। इतना हमने वैसे तो बता, तो यहीं तक था, आगे हमने ऐसे बता दिया। अब ध्यान देना, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी हो सकता है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, कहीं पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस वाले पद की इसके साथ तुलना कर लेंगे, इस वाले पद की इसके साथ तुलना, या इस वाले पद की इसके साथ तुलना, या इस वाले पद की ऐसे तुलना कर लेंगे आपस में, तुलना ही करके मान निकाला जाएगा, या इस वाले पद की इसके साथ तुलना, जैसे तुलना हो जाए हम तुलना करके मान निकाल लेंगे। और डेल्टा का मतलब जानते हो, डेल्टा का मतलब ये होता है दो स्थितियों का अंतर। तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, अभिक्रिया A से उत्पाद के लिए A का सांद्रण 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर, कितने से घटकर 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर कितना हो जाता है, 0.4 मोल प्रति लीटर रह जाता है। इस समय अंतराल के लिए औसत वेग की गणना करना है। और ये क्वेश्चन इसी साल 2023 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है। यूपी बोर्ड का इसी साल का क्वेश्चन है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी हमने बताया था सूत्र क्या होता है औसत वेग की गणना करने के लिए। तो औसत वेग बराबर इधर माइनस की लिखी जाती है, तो माइनस का डेल्टा A अपान में डेल्टा T। डेल्टा A का मान कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा A बराबर में ध्यान रखना दो स्थिति, डेल्टा का मतलब दो स्थितियों का अंतर, दो स्थितियों का अंतर मतलब AT माइनस का A0, या ऐसे लिख लो, ऐसे AT माइनस का A0। ये दो स्थिति, दो सांद्रताएं हैं, ये T समय के बाद सांद्रता, ये प्रारंभिक सांद्रता, ये T समय के बाद सांद्रता, ये प्रारंभिक सांद्रता अपान में डेल्टा T। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या चीज है, जो T समय के बाद सांद्रता, क्या T समय के बाद एक ही सांद्रता कितनी दे रखी है, तो कहा है कि इससे घटकर इतनी हो जाती है। तो ये T समय के बाद सांद्रता दे रखी 0.4 मोल प्रति लीटर, ये दे रखी है। और प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है, तो प्रारंभिक सांद्रता का मान 0.5 मोल प्रति लीटर दे रखा है। ऐसे डेल्टा T का भी मान, जैसे डेल्टा T का मान निकाले तो डेल्टा T बराबर भी हो जाएगा T2 माइनस T1, लेकिन यहाँ पर T2 केवल T1 का ही मान दे रखा है, ये डेल्टा T का ही मान, मान लो ये 10 मिनट है, 10 मिनट ही दे रखा है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें डेल्टा T का डायरेक्ट मान दे रखा है 10 मिनट। उठा के मान इस सूत्र में रखेंगे तो माइनस इसका मान दे रखा है 0.4, इसका मान दे रखा है माइनस इसका मान दे रखा है 0.5 अपान में डेल्टा T का मान दे रखा है 10
घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 0.1 अपान में 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.1/10। 10 को हटाएंगे, 0.1 अंक और इधर खिसक जाएगा तो 0.01 मोल औसत वेग। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का इकाई, वेग की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड की जगह पर मिनट लिखा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कैसे ज्ञात करना हमने बताया। कोई अभिक्रिया क्वेश्चन था, ए से उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है एक ही सांद्रता 10 मिनट में, जिसमें 5 मोल प्रति लीटर से क्या हो जाती है? घटकर जिसमें 4 मोल प्रति लीटर हो जाती है। तो इस समयांतराल के लिए औसत वेग की गणना करना। तो पहले हम यहाँ पर बता दें औसत वेग की इकाई क्या होती है। इकाई का मतलब मात्रक, यूनिट क्या होती है? तो इसका यूनिट मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड या प्रति मिनट। सेकंड की जगह पर यहाँ पर हम मिनट या घंटे का भी, आवर का भी उपयोग कर सकते हैं। ये इसकी यूनिट होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये इसकी यूनिट लिखते हैं। औसत वेग बराबर में इधर माइनस की वैल्यू होती तो हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस का। डेल्टा ए का मतलब 2 स्थितियों का अंतर, टी समय के बाद और प्रारंभिक इनका स्तर। डेल्टा टी का मान 10 दे रखा है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे दे रखा है। कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि अभिक्रिया, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया N2O5 से 2NO2 और ½ O2 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है -d/dt N2O5 का अर्थ बताना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है d/dt O2 का अर्थ बताना है। दूसरा -d N2O5 dt तथा के मध्य संबंध बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान रखना, ये माइनस चिन्ह दिखाता है। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? कि ये विघटित हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? ये N2O5 के विघटन की दर दिखाता है। इसका अर्थ क्या है? या N2, इसका अर्थ क्या होगा? N2O5 के विघटन की दर क्या दिखाता है? विघटन की दर दिखाता है। तो पहले का क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस चिन्ह, और प्लस चिन्ह उसके बनने की दर दिखाता है। मतलब ऑक्सीजन O2 के निर्मित होने की दर या बनने की दर, निर्मित होने की दर दिखाता है। निर्मित होने की दर दिखाता है, ये इसके निर्मित होने की दर को दिखाता है। इसके बाद में कहा है कि इसके मध्य संबंध लिखना है। तो संबंध में तो ये ऐसे लिखा है, हमने बताया था ये माइनस में लिखा जाता है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा dN2O5 अपान में dt बराबर में, हमने बताया था ये जो संख्याएं लिखी हैं इधर वाली, इसकी बात की गई है। इसके मध्य संबंध, इसके मध्य संबंध नहीं दिखाना है इसके, तो ये संख्याएं अपान में हो जाती हैं। तो 1 अपान में 1/2 dt, d या d की जगह पर डेल्टा लगाए तो डेल्टा की जगह पर d लिखा है तो d लिख लेना। O2 अपान में dt लिखेंगे, ये इसके ऊपर गुणा हो जाएगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस का dN2O5 अपान में dt, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2dO2 अपान में dt। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसके इन दोनों के मध्य संबंध हो जाएगा। तो पहले इसका अर्थ बताया, माइनस चिन्ह विघटन की दर दिखाता है, प्लस चिन्ह उसके निर्मित होने की दर दिखाता है। संबंध का तो हमने बताया था, इधर वाली माइनस में लिखी जाती है, इधर वाली प्लस में लिखी जाती है। बस जो आगे संख्याएं होती है वो 1 अपान करके लिखी जाती है, तो 1 अपान करके हमने ये संख्या को 1 अपान करके लिखा तो ये ऊपर हो जाएगा। बस यही सोल्यूशन है इसके आगे का। ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी क्वेश्चन करने हैं। फिर अगला है, जैसे अगली हेडिंग क्या है? अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो लिखा पहले, अभिक्रिया के वेग को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे अभिकारकों तथा उत्पादों की प्रकृति। पहला कारक हमने क्या बताया? अभिकारकों तथा उत्पादों की प्रकृति। उत्पादों अभिकारकों की प्रकृति का मतलब है इनकी अवस्थाएं, ठोस अवस्था हो या मान लो इनकी द्रव अवस्था हो या इनकी मान लो गैसीय अवस्था हो। तो किस अवस्था में अभिक्रिया का वेग अधिक होगा? तो सबसे ज्यादा गैसीय अवस्था में अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, फिर द्रव अवस्था में, फिर ठोस अवस्था में। तो यही पहला कारण। अभिकारकों या उत्पादों की प्रकृति के बारे में लिखा जाए तो इनका क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा गैसीय अवस्था में वेग होगा, गैसीय अवस्था में वेग होगा, गैसीय अवस्था के बाद में द्रव अवस्था में वेग होगा, द्रव अवस्था के बाद में ठोस अवस्था में वेग होगा। तो याद रखना, सबसे पहले गैसीय अवस्था में, द्रव अवस्था में, फिर ठोस अवस्था में वेग। क्योंकि गैसीय अवस्था के अणु जो होते हैं वो मुक्त रूप से ज़्यादा मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठोस की तुलना में ठोस के अणु जो होते हैं बंधे होते हैं, इससे ज़्यादा स्वतंत्र इसमें होते हैं, सबसे ज़्यादा स्वतंत्र गैसीय अवस्था में होते हैं, इसलिए इसका वेग अधिक होगा।
फिर कहा है कि अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें क्या लिखना है, यदि अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाएं, क्षेत्रफल का मतलब ए, यदि एरिया बढ़ा दें तो उसका वेग बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल पर वेग बढ़ा दें तो क्षेत्रफल बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका वेग अधिक होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठोस की अपेक्षा चूर्ण ज़्यादा जल्दी जलता क्यों है या ज़्यादा प्रभावी उत्प्रेरक क्यों है? तो उसका कारण यही लिखेंगे, क्योंकि अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ जाएंगे तो वो उत्पाद जल्दी जल जाएगा। तो कोई ठोस हो, क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा होगा और जिसका क्षेत्रफल कम होगा, तो यही अंतर है कि चूर्ण की अपेक्षा ठोस जल्दी जल जाता है क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है। तो अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्रफल बनाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पहले में हमने क्या बताया, गैसीय अवस्था में ज़्यादा होगा, फिर द्रवावस्था में सबसे कम होगा, ठोस अवस्था से ज़्यादा द्रवावस्था में, द्रवावस्था से ज़्यादा सबसे ज़्यादा गैसीय अवस्था में, अभिकारकों के उत्पाद की प्रकृति में। फिर अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें क्या लिखना है, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। उसके बाद में अभिकारकों की माध्यम की प्रकृति। माध्यम कौन कौन से हैं? तो माध्यम एक तो ध्रुवीय माध्यम और एक अध्रुवीय माध्यम। एक तो हो गया ध्रुवीय माध्यम और दूसरा हो गया अध्रुवीय माध्यम। ध्रुवीय माध्यम आयनिक माध्यम होता है, ध्रुवीय माध्यम जो होता है वो आयनिक माध्यम होता है, आयनिक। तो ध्रुवीय माध्यम में अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, ध्रुवीय माध्यम में अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, अध्रुवीय माध्यम में अभिक्रिया का वेग कम होता है। ध्रुवीय माध्यम में अभिक्रिया का वेग अधिक होगा और अध्रुवीय माध्यम में अभिक्रिया का वेग कम होगा। उसके बाद में दाब का प्रभाव। तो दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ध्यान देना, दाब बढ़ाने पर भी, दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि सांद्रता बढ़ जाएगी, आयतन घट जाएगा। क्योंकि दाब बढ़ाएंगे तो उसका आयतन घट जाएगा, जिससे सांद्रता बढ़ जाएगी और प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा क्योंकि सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ाएंगे मतलब सांद्रता बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या है, आयतन कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाएगा तो प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, इसीलिए दाब बढ़ाने पर इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। विकिरण का प्रभाव। तो विकिरण प्रभाव पर क्या होता है, विकिरण पहले तो प्रकाश, मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, ताप पर नहीं, ऐसे ही हो रही है अभिक्रिया, तो उसका शुरू में इसका वेग जो होगा कम होगा, लेकिन जब प्रकाश डालेंगे, उस पर विकिरण डालेंगे, तो ये प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, फोटान को अवशोषित कर लेगा। अवशोषित होने के बाद इसका वेग बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो है, प्रभावी विकिरण को ये अवशोषित कर लेता है। जब विकिरण को अवशोषित कर लेता है तो इसका वेग, विकिरण की उपस्थिति में इसका वेग बढ़ जाएगा। उसके बाद में है अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर भी, यदि सांद्रता कंसंट्रेशन, सांद्रता को बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि टक्करों की, प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। हम प्रभावकारी टक्कर, हम बार बार हम बता रहे हैं शब्द कि प्रभावकारी टक्कर। तो प्रभावकारी टक्कर का मतलब क्या होता है? प्रभावकारी टक्करें क्या होती हैं? तो वे टक्करें, जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं, जिन टक्करों से अभिक्रिया में जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उन्हें प्रभावकारी टक्कर कहते हैं। सभी टक्करों से, सभी टक्करें प्रभावकारी नहीं होती हैं, क्योंकि सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते हैं। जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उन्हें प्रभावकारी टक्कर कहते हैं। तो ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगली हेडिंग है अभिक्रिया का वेग या दर समीकरण या वेग समीकरण या दर नियम या वेग नियम। तो अभिक्रिया का दर समीकरण या वेग समीकरण क्या होती है? जैसे कोई मान लो अभिक्रिया इस टाइप से लिखी है, ए से ए प्लस बी से बी इक्वल टू में सी से सी प्लस डी से डी, ऐसे अभिक्रिया कोई लिखी है। तो इसका हम वेग समीकरण की परिभाषा कैसे लिखेंगे? मान लो इन अभिकारकों की सांद्रता, जो इनकी सांद्रताएं हैं, ये अभिकारक हैं, अभिकारकों की, मान लेना ये अभिकारक है और अभिकारकों की सांद्रता जो है, अभिकारकों की सांद्रता x है। अभिकारकों की सांद्रता क्या है? x। सांद्रता को हम किस में लिखते हैं? मोल प्रति लीटर। ये सांद्रता है, ये इनकी सांद्रता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो अभिक्रिया का वेग बराबर, वेग अनुक्रमानुपाती लगा देंगे, एक ही सांद्रता, ये बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को दिखाता है, सांद्रता को दिखाता है। इसकी सांद्रता की पावर x हम लिखे ले रहे हैं। एक ही सांद्रता मान लो x अणुओं के सापेक्ष है, एक ही सांद्रता x अणुओं के सापेक्ष है, तो यहाँ पर एक ही सांद्रता को ऐसे हम लिखेंगे, इनटू में b के लिए है तो b इनटू में x, ऐसे लिखेंगे। या हम अलग अलग मान लें, a को x मान लें, b को y मान लें, अलग अलग भी मान सकते हैं। a को हम x मान लें और b को y मान लें।
यहाँ पर हम ए की सांद्रता को x और b की सांद्रता को y भी मान सकते थे, अलग अलग भी मान सकते थे। तो यहाँ पर हम अभिक्रिया के वेग को क्या लिखेंगे, dx अपान में dt। अभिकारकों के लिए तो माइनस चिन्ह लगा लेना, a की पावर x इंटू बी की पावर y, ऐसे माने ले रहे हैं। या फिर हम यहाँ पर ये इसकी y सांद्रता मान लें तब भी, या x मान लें, कोई अलग दिक्कत नहीं है। x मान लें, हम यहाँ पर y मान लें, विकारकों की सांद्रता पहले x के सापेक्ष मान लें। सांद्रता ये मोलर सांद्रता है, ध्यान रखना, ये सांद्रता जो है वो मोलर सांद्रता है, ऐसे लिख लो इसको, मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता मान लो, मोलर सांद्रता माने x मोल प्रति लीटर के सापेक्ष। तो x y हम x मान के चले हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, वह समीकरण, परिभाषा कैसे लिखेंगे, वह समीकरण जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता, ये क्या है, सांद्रताएं हैं, वह समीकरण जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को व्यक्त करती है, क्या कहलाती है, सांद्रता दर समीकरण या सांद्रता वेग समीकरण कहलाती है। इसको हम हल करेंगे तो माइनस dx अपान में dt, ये चिन्ह हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा, एक नियतांक आ जाएगा k a x इंटू में b x, ये क्या हो जाएगा, ये है वेग स्थिरांक। ये क्या है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक है। और ध्यान रखना, वेग स्थिरांक के भी कुछ लक्षण हैं। तो वेग स्थिरांक के लक्षण क्या है, वेग स्थिरांक का मान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग का मान बढ़ेगा, वेग स्थिरांक का मान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग। वेग स्थिरांक और वेग दो अलग अलग चीजें हैं, एक नई चीजें हैं, तो इसमें अंतर भी है, तो अंतर भी हम आगे देखेंगे। तो परिभाषा हमने क्या बताई अभिक्रिया के वेग समीकरण की, तो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को व्यक्त करने वाली समीकरण को हम क्या कहते हैं, वेग समीकरण या दर समीकरण कहते हैं। क्या बताया हमने, अभिक्रिया का वेग और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध या नियम बताने वाले समीकरण को सांद्रता दर समीकरण या वेग समीकरण कहते हैं। अब वेग स्थिरांक के लक्षण क्या होते हैं, ध्यान देना, वेग स्थिरांक के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला वेग स्थिरांक लक्षण क्या है, वेग स्थिरांक का यदि मान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि वेग स्थिरांक का मान यदि हम बढ़ा देंगे, वेग स्थिरांक का मान बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसको बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। वेग स्थिरांक का मान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। दूसरा पद क्या है, ताप बढ़ाएंगे, यदि ताप बढ़ाएंगे तो भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा, वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाएगा। यदि ताप बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ जाएगा और वेग स्थिरांक बढ़ाने पर वेग बढ़ जाएगा। तो ये तो यदि हम ताप को नियत रखें, ताप नियत रखें तो वेग स्थिरांक भी क्या रहेगा हमारा, नियत रहेगा। वेग स्थिरांक क्या रहेगा हमारा, नियत रहेगा। ताप नियत रहेगा तो वेग स्थिरांक नियत रहेगा। तीसरा पॉइंट, अब वेग स्थिरांक का मान जो है अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक का जो मान होता है, ध्यान रखना, वेग स्थिरांक का मान जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है। सांद्रता में क्या होना चाहिए, परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है। अभिक्रिया वेग स्थिरांक जो है अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट, वेग स्थिरांक की यूनिट जो है वो नियत स्थिर नहीं होती। वेग स्थिरांक की यूनिट जो है वो बदलती रहती है, इसकी यूनिट जो है वो बदलती रहती है, वो परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तित कैसे होती रहती है, यदि मान लो अभिक्रिया शून्य कोटि की है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो इसकी यूनिट अलग होगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तब इसकी कोटि मतलब यूनिट अलग होगी। तो ये है वेग स्थिरांक के लक्षण। वेग स्थिरांक के लक्षण ये दे रखे हैं। आगे हेडिंग है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक तथा वेग, अभिक्रिया के वेग में अंतर। तो ये पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं, वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। जो हमने वेग स्थिरांक के अभी लक्षण बताए, इसी के आधार पे ये पॉइंट तुम लोगों को लिखना है। आगे हेडिंग है अभिक्रिया की कोटि। क्या हेडिंग, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन Na प्लस MB इक्वल टू में ऐसे C करके लिखी है, तो ध्यान रखना अभिक्रिया का वेग क्या होगा, dx अपान में dt इक्वल टू में K
एक ही सांद्रता, ब्रैकेट का मतलब है सांद्रता, एक ही सांद्रता कि ये पावर जो ये गुणांक दे रखे हैं तो कि n पावर इनटू में b, ये b अभिकारक है, b की सांद्रता बड़े ब्रैकेट का मतलब है मोलर सांद्रता को व्यक्त करता है, ये इसकी मोलर सांद्रता को व्यक्त करता है। बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या है, उसकी मोलर सांद्रता को दिखाता है। तो ये और इसकी पावर m। तो परिभाषा हम इसकी दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले कैसे, किसी अब सांद्रता दर समीकरण में, ये कोई सांद्रता दर समीकरण लिखी है, अभी परिभाषा हमने सांद्रता दर अभिक्रिया की दर समीकरण या वेग समीकरण बताया, तो वेग दर समीकरण में या सांद्रता दर समीकरण में अभिकारकों की घात क्या कहलाती, उस अभिकारक के सापेक्ष कोटि कहलाती। उस अभिकारक, इसकी घात ये है तो इसकी कोटि n है, तो a की कोटि कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। b की कोटि क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, या अभिक्रिया की कुल कोटि क्या होगी, जो ये घातें हैं उनका घातों का योग n प्लस m, ये अभिक्रिया की कुल कोटि होगी। बाकी का बचा हुआ पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना